Good morning, students. So now we have done the basics of the P block elements, that what is going to be studied in this chapter so far. Whatever we have studied was just the surface. Now we will come to the preparation and properties of the elements, a few elements which is there in your syllabus. That is compounds of nitrogen, compounds of phosphorus, compounds of sulfur, compounds of oxygen, interhalogen compounds, salts of halides, halide salts, then some compounds of even noble gases like fluorides of xenon, all that. Okay. Now the problem faced by the student is to remember the reactions involved. How to remember the reactions involved? Okay. Where there is a problem, there is a solution. And we have a pattern in which our brain works. दिमाग में कुछ भी चीज याद रखने का एक पैटर्न होता है, ठीक है. तो टॉपर्स कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं, वो सेम टॉपिक को पढ़ते हैं लेकिन अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है. अब देखिए, मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन बताऊंगा, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन का डायरेक्ट नोट्स बना के मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है. मतलब इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ आई विल नॉट मेक द नोट्स. डायरेक्टली मैं नोट्स पर नहीं आ जाऊंगा. मैं पहले आपको जो पता है वो मैं याद करवाऊंगा, ठीक है, ताकि जो रिएक्शन है वो आपको लगे ऐसा कि अरे ये तो मुझे आता ही था, ठीक है. ऐसा लगना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब इसको याद करना पड़ेगा. आज तो सर 3 रिएक्शन करवा दिए, कल फिर 3 करवाएंगे, 7 दिन के बाद तो 21 रिएक्शन हो जाएंगे. 21 रिएक्शन में एक रिएक्शन कोई आ गया तो कैसे याद करें? ऐसा नहीं होने वाला है. विश्वास रखिए, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है. जैसे भगवान ने पुस्तक बनाए हैं, वैसे भगवान ने पुस्तक को पढ़ाने के लिए अध्यापक भी बनाए हैं, ठीक है. तो अध्यापक का काम है कि आपके पुस्तक में जो दिया हुआ चीज है उसको आपके दिमाग के अंदर डाल दे, ठीक है. तो डालने का तरीका देखिए. टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन. तो अब मैं आपको जो प्रीवियस नॉलेज है वो मैं आपको याद कराऊं, स्मरण कराऊं. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रिकॉल सर्टेन थिंग्स फ्रॉम क्लास 9th. याद है आपको जब हम सेपरेशन ऑफ एयर के जो कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस हैं उसको सेपरेशन के बारे में हम जब बात कर रहे थे, तो क्लास 9th में एक फ्लो चार्ट बना हुआ था, जिस फ्लो चार्ट में लिखा हुआ था ऐसा कि एयर को पहले हम कूल करते हैं, फिर कॉम्प्रेस करते हैं और लिक्विड बनाते हैं. फिर लिक्विड बनाने के बाद जो ड्राई आइस बनेगा तो उसको हम निकाल देते हैं. और ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडा हो जाने के बाद ड्राई आइस बन जाता है. मतलब वाटर नहीं है तो ड्राई कहा, और ठंडा है तो आइस कहा, ठीक है. ड्राई आइस सेपरेट कर देते हैं, इजिली फिल्टर आउट हो जाता है. फिर जो बचा कुचा लिक्विड है, उस लिक्विड में मेनली ऑक्सीजन रहता है और नाइट्रोजन रहता है. नाइट्रोजन बहुत एबंडेंट है. तो कॉमर्शियली जब भी हम कुछ बनाते हैं, कॉमर्शियली मतलब इंडस्ट्री में हम जब भी कुछ बनाते हैं तो बहुत चालाकी से बनाते हैं. मतलब रॉ मटेरियल कम से कम लगे और जो नेचुरल रिसोर्स है उससे ही हम बना ले. तो भाई एयर तो फ्री नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है. एयर को तो कहीं ट्रक से लाना नहीं पड़ेगा या सिलेंडर में भर के लाना नहीं पड़ेगा. एयर तो ऐसी अवेलेबल है, कंप्रेसर चलाओ और एयर डालो सिलेंडर के अंदर, और मैकेनिकल इंजीनियर को बोलो कि पिस्टन बनाओ, फिर वो पिस्टन बनाएगा. पिस्टन से गैस को ठंडा करेगा, पिस्टन से गैस के वॉल्यूम को कम करेगा तो प्रेशर बढ़ाएगा, ठीक है. फिर कूलिंग इंजीनियर, जो रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियर होते हैं, उनको बोला गया कि भाई चलो ठंडा करो. तो वो क्या है, कूलिंग कॉइल लगा देंगे, कूलिंग टावर लगा देंगे और पूरा का पूरा चेंबर कूल होगा. इससे क्या होगा, एक तो गैस कंप्रेस हो रहा है, फिर कूल भी हो रहा है. तो गैस क्या होगा, उसके पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और वो लिक्विफाइड हो जाएगा. अब लिक्विफाइड हो जाने के बाद उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे. याद आ रहा है कौन सा प्रोसेस है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब भी कोई दो लिक्विड जिसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. तो क्या करते हैं, जब धीरे धीरे इसको हम वार्म करेंगे तो जो ऐसा लिक्विफाइड गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है. मैं क्या कर रहा हूं, ठंडे से गर्म कर रहा हूं. असेसमेंट फॉर लर्निंग बनाया है, फॉर लर्निंग. याद है आपको जब छोटे क्लास में आप रहते थे तो आपको कुछ ऐसे एक्टिविटी करवाए जाते थे जहां पे डॉट्स बने रहते थे, उसके ऊपर आप हाथ चलाते थे तो आपको याद हो जाता था. मैच द फॉलोइंग करते थे तो याद हो जाता था. फिल इन द ब्लैंक्स करते थे तो ही याद होता था, ठीक है. और आपके जो होम रूम ट्यूटर होते थे या फिर आपकी माता होती थी तो आपको होमवर्क करवाती थी, याद हो जाता था.
तो वो एक तरीका था कि टीचर जो बोलेगा वो याद नहीं होगा जब तक आप कुछ ना कुछ खुद ना करें। ठीक है, तो मैं आपको एक काम बता रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे मन ही मन बताना और मैं अंतर्यामी हूँ, आप जो जो बताएंगे मैं यहाँ पे सुन पाऊंगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप जो कह रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, आपके प्रॉम्प्ट्स को लेकर मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली। कॉमर्शियली मतलब इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल में और सस्ते में। कॉमर्शियली का मतलब है लार्ज स्केल में, सस्ते में। ठीक है, डाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली बाय लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन मतलब लिक्विड बना देना। कैसे करके? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर किसके ऊपर? लिक्विफैक्शन ऑफ किसका? एयर का। देखिए मैंने सुन लिया ना, आपने बोला एयर और मैंने सुन लिया एयर। एयर को कॉम्प्रेस किया, लिक्विफाई किया, फॉलोड बाय मतलब उसके बाद क्या करते हैं? इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल मतलब पार्ट बाय पार्ट डिस्टिलेशन, एक एक करके। तो पहले क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन सेपरेट्स आउट, है ना, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन, and then oxygen separates out at its boiling point 90 केल्विन। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। आपको क्या करना है? इन टेम्परेचर्स को डिग्री सी में चेंज करना है। ठीक है, इन टेम्परेचर्स को डिग्री सी में चेंज करना है। जो भी मैं टास्क दूंगा वो थोड़ा इजी टास्क होगा, क्योंकि उस समय शायद जब आप टास्क कर रहे होंगे तो मैं ना हूं। आप जो कर पाए वही मैं दूंगा, ताकि आप लर्निंग में एंगेज्ड हो, आपका लर्निंग चैलेंज्ड ना हो। ठीक है, माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू चैलेंज योर लर्निंग। ठीक है, शायद मैंने जब मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था तो मैंने शायद इसको बोल दिया था, शायद मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का बता दिया था बॉइलिंग पॉइंट 77.2। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 77.2 केल्विन, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 90 केल्विन। और इस टेम्परेचर पे ये सेपरेट आउट हो जाता है। तो इस तरह से हम अलग अलग सिलेंडर में ऑक्सीजन और अलग अलग सिलेंडर में नाइट्रोजन भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा प्रोसेस? ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग या कमर्शियल मेथड। तो क्या अब मैं नेक्स्ट मेथड कौन सा बताने वाला हूँ? बताओ। जब भी मैं प्रिपरेशन बताऊंगा दो मेथड बताऊंगा। एक होगा इंडस्ट्रियल मेथड जो कि इंडस्ट्री में यूज की जाती है, और दूसरा लेबोरेटरी मेथड जो हम लैब में करते हैं, छोटे स्केल में, टेस्ट ट्यूब में या ग्लास वेसल में, ताकि हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर पाए, स्टडी कर पाए। ठीक है, तो छोटे स्केल में अगर हम लेबोरेटरी में अगर करना हो तो लेबोरेटरी में करने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा? अब लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कैसे कंप्रेसर लगाएं, टेस्ट ट्यूब को हम कैसे ठंडा करें इतना ज्यादा, है ना। तो लेबोरेटरी में बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन का कोई सॉल्ट यूज करते हैं। याद करो नाइट्रोजन का कौन सा सॉल्ट हम यूज करते हैं? क्लास 11th में हमने किया था जीरो ग्रुप का एनालिसिस, जीरो ग्रुप कैटायन का एनालिसिस किया था। तो कौन सा नाइट्रोजन का सॉल्ट यूज किया था? याद आ रहा है? जो यूरिन लाइक स्मेल आता है, एमोनिकल स्मेल आता है, अमोनियम सॉल्ट। याद आ गया? तो अमोनियम सॉल्ट जो है वो इजीली लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। तो इसी सॉल्ट से ज्यादातर हम नाइट्रोजन गैस लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तो अगर हमें रॉ मटेरियल पता रहे तो उस रॉ मटेरियल को क्या करने से उससे नाइट्रोजन निकल जाएगा, वो याद रखना बहुत आसान है। तो उसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन बनाया है, नेम 2 कॉमनली अवेलेबल सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम आयन इन द लेबोरेटरी। कोई दो कॉमनली अवेलेबल सॉल्ट का नाम बता दें फटाफट। कोई दो कॉमनली अवेलेबल सॉल्ट्स का नाम सोचिए। सोच लिया? मैंने भी सोच लिया और मैं कलर चॉक भी लेके आ गया ताकि यहाँ पे डिफरेंस आ जाए थोड़ा सा। बहुत ज्यादा व्हाइट 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 दिख रहा है। नेम एनी 2 कॉमनली अवेलेबल सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम क्लोराइड, अभी अमोनियम क्लोराइड का एक बहुत बड़ा कांड हुआ, सुना था? क्या हुआ था? अमोनियम क्लोराइड में कुछ हुआ था अभी? अमोनियम क्लोराइड से कहीं कुछ विस्फोट हुआ था बड़ा सा? बड़ा चल रहा है वायरल न्यूज आजकल, अमोनियम क्लोराइड से कुछ हुआ था, बहुत बड़ा विस्फोट लेबनान में। ठीक है, बहुत रिसेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो इसके बारे में पता करिए क्या था वो, कैसे हुआ। एक तो अमोनियम क्लोराइड बहुत इजीली अवेलेबल होता है लैब में। ठीक है,
दूसरा अमोनियम का सॉल्ट जो इजीली अवेलेबल होता है वो है अमोनियम क्रोमेट, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, अमोनियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट सुने होगे ना, जो पर्पल कलर का पोटेशियम क्रोमेट होता है K2Cr2O7, तो K प्लस को हटा के NH4 प्लस डाल दिया, तो K2Cr2O7 के बदले NH2Cr2O7, तो हो गया अमोनियम क्रोमेट, वो था पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। तो इन दो सॉल्ट्स को हम यूज करते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो टू कॉमनली अवेलेबल सॉल्ट्स आर अमोनियम क्रोमेट एंड अमोनियम क्लोराइड। एक और टाइप ऑफ सॉल्ट होता है नाइट्रोजन का, जो कि बहुत ज्यादा थर्मली अनस्टेबल होता है, उसको थोड़ा सा भी हीट करे तुरंत वो नाइट्रोजन गैस बना देगा, वो होता है एजाइड, ठीक है। जैसे एजाइड का नाम देखो, केमिस्ट्री में बड़ा एक अच्छा चीज होता है, इसमें सफिक्स का बड़ा अच्छा यूज किया जाता है, सफिक्स से किसी और सफिक्स का बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। जैसे मैंने कहा एजाइड, वैसे ही होता है हैलाइड। हैलाइड में क्या होता है, X माइनस मतलब F माइनस Cl माइनस I माइनस Br माइनस, वैसे ही एजाइड होता है, एजाइड्स आर नथिंग बट N3 माइनस आयन। आयन, कटायन और अनायन। एनायन, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। ये नेगेटिव एजाइड, वन नेगेटिव चार्ज होगा, एजाइड में वन नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि हैलाइड में वन नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे इसमें वन नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, एजाइड में। तो N3 आयंस फॉर्म्स salts called azides। एग्जाम्पल, अभी सॉल्ट लेंगे तो एक तो मैंने एनायन बता दिया, कटायन जो मन में आए बोल दो। सोडियम क्लोराइड तो सोडियम एजाइड, यस। सोडियम क्लोराइड तो सोडियम एजाइड, यस, पॉसिबल। बेरियम क्लोराइड तो बेरियम एजाइड, फॉर्मूला बताना बेरियम एजाइड का, सोडियम में +1 था, एजाइड में -1 था, तो 1:1 ही रहेगा। बेरियम में क्या होगा, बेरियम का +2 वैलेंसी होता है, एजाइड का -1 वैलेंसी होता है। तो हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, क्लास 9th के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो बेरियम एजाइड का फॉर्मूला हो जाएगा BaN3 होल ट्वाइस। अब हमारा माइंड प्रिपेयर्ड हो गया है उन रिएक्शंस को याद करने के लिए जिन रिएक्शंस को हम प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन के प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, एक तो ये कॉमर्शियल मेथड हो गया, दूसरा लेबोरेटरी मेथड हो गया, ठीक है। अब मैं इस बोर्ड को एक बार मिटाऊंगा और जिस प्रकार से जो नोट्स होता है इसका वो मैं आपको दूंगा, जो आप नोट कर पाएंगे। ये भी जरूरी है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है, इसको भी साथ साथ आप लिखिए, नहीं लिखेंगे तो आप एंगेज नहीं होंगे, एंगेज नहीं होंगे तो क्या होगा, लर्निंग नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ पंडित जी के मंत्र पढ़ने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पंडित जी के साथ साथ आपको भी सही उच्चारण करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका करते हैं स्वाहा। तो प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, तो पहला मेथड क्या है, पहला है कॉमर्शियल मेथड। इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। इट इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। तो N2 कितने में सेपरेट होता है, सेपरेट्स एट 77.2 केल्विन, जिसको आपको डिग्री सी में चेंज करना है। इट इज एन एक्टिविटी, आई एम कॉलिंग यू फॉर एन एक्शन, एंड दिस इज ऑक्सीजन separates out at 90 Kelvin,
आपको इसको भी डिग्री सी में चेंज करना है। आई एम कॉलिंग यू फॉर एन एक्शन। आपको ये काम करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है। ये हो गया। सेकेंड इज लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या करेंगे, जो केमिकल हमारे लैब में अवेलेबल है वही यूज करेंगे। तो पहले क्या अवेलेबल था, पहले हमारे पास अवेलेबल था अमोनियम क्लोराइड, अभी बताया था अमोनियम क्लोराइड। इसमें डालते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2। देखने से ही पता चल जाएगा कि किसको किससे प्यार है। बताओ किसको किससे प्यार होगा इसमें, ठीक है, और किसको अलग करना है। मन में चाल क्या चल रहा है हमारा कि नाइट्रोजन का ब्रेकअप कराना है तो सोडियम और क्लोरीन का पैचअप करना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम अगर क्लोरीन के साथ भाग जाए तो दोनों नाइट्रोजन क्या करेगा, आपस में दोस्ती कर लेगा। और यहाँ पे देखो ये वाटर जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना 2:1 के रेशियो में। साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर छुपे रुस्तम सभी। एक सोडियम क्लोराइड भागने को तैयार, 2 नाइट्रोजन जोड़ने को तैयार और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने को तैयार, ठीक है। आंखों के सामने एकदम रिएक्शन साफ दिखना चाहिए। ये सोडियम क्लोराइड पक्के दोस्त, ये दोस्ती करने को तैयार और वाटर मॉलिक्यूल निकलने को तैयार, ठीक है। तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अभी जो सोडियम क्लोराइड निकलेगा ये पानी में भींगा हुआ होगा, एक्वस होगा, क्योंकि वाटर निकल रहा है, ये होगा एक्वस। नाइट्रोजन गैस कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा इवॉल्व करके, बबल्स आएंगे, डिलीवरी ट्यूब से पास करा लेंगे उसको, डिलीवरी ट्यूब से पास करा लेंगे। पास कराने के बाद क्या करेंगे हम बताते हैं, ठीक है। फिर बचा क्या, यहाँ पे H4 और यहाँ पे O2, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2H2O, तो बन गया नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन बनेगा ये प्योर नाइट्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वही टेस्ट ट्यूब पे हो, याद रखना हमेशा। लकीर का फकीर एकदम मत बनो, ठीक है। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं रियल सिचुएशन में, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत नाइट्रिक, कभी कभी थोड़ा बहुत इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड NO और HNO3 भी बन जाता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ वाटर के साथ ही रिएक्ट करे, NO भी तो बन सकता है, NO भी तो बन सकता है और बनता है, HNO3 भी तो बन सकता है और बनता है, ठीक है। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम वो जो गैस बनता है उसको हम पास करते हैं H2SO4 से। H2SO4 से पास करने से क्या होता है कि NaCl H2SO4 में डिजॉल्व नहीं होगा। HNO3 H2SO4 में डिजॉल्व हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए ही नहीं मुझे। HNO3 भी एसिड, H2SO4 भी एसिड, एसिड में एसिड मिल जाए क्या मतलब है मुझे, हमें तो भाई नाइट्रोजन से मतलब है ना। नाइट्रोजन में तो गैस बनकर निकलना चाहिए और प्योर चाहिए। वाटर को तो H2SO4 से बहुत प्यार है, तुरंत घुल जाता है H2SO4 वाटर में, और वाटर भी H2SO4, ठीक है। तो ये जो निकलेगा NaCl H2O और थोड़ा बहुत NO और थोड़ा बहुत नाइट्रिक एसिड, उसको हम H2SO4 में डिसॉल्व कर देते हैं पास करके। इस गैस को हम डिलीवरी ट्यूब से पास कराते हैं और ट्रेसेस ऑफ NO and HNO3 is removed by passing the yield, पूरे yield को, है ना, कैसा yield है ये, गैसियस yield है, थ्रू dilute H2SO4। अभी कोई ऐसे क्रूर टीचर होते हैं ना, बड़ा टीचर ऐसा कि चलो देखते हैं कितना सीखे हो, वो ये नहीं देखते हैं कि तुमने कितना सीखा, वो ये चेक करते हैं कितना तुमने नहीं सीखा। तो जो नोट्स वोट्स से जो पढ़ाई करते हैं ना, पावर पॉइंट से, PDF से, मतलब कहीं से लिया हुआ, और किताब के लाइन बाय लाइन नहीं जाते हैं, उन बच्चों को 100% से 98% लाने का तरीका क्या है,
उनको ये क्वेश्चन ना पूछो, ये तो कर लेंगे वो तो, ठीक है, क्योंकि ये टीचर ने भी बताया, नोट्स में भी पढ़ा, बहुत सारे एनिमेशन है उसमें भी दिखा, ठीक है, ये एकेडमी में दिखा, वो एकेडमी में दिखा। जो दिखेगा नहीं वो है इनसाइड स्टोरी, बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे क्रिएट किए जाते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करता है 98% वालों को 100% वालों से। वो क्या है, इसमें से बताया जाएगा ड्यूरिंग द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ड्यूरिंग द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस द रिएक्शन यील्ड इज पास थ्रू डाइल्यूट H2SO4। वाई। अब फिर हाथी घोड़ा सोचता रहना फिर कैसे होने वाला कैसे नहीं, लेकिन जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई इसमें कोई साइंटिस्ट बन के और रिसर्च करके नहीं किया, मैंने NCERT के बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा है और अंदर से क्वेश्चन निकाला है, ठीक है, अंदर से क्वेश्चन को निकाला है। तो याद रखना, ये जो ट्रेसेस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है और HNO3 है, उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट H2SO4 से पास कर देते हैं। नेक्स्ट है दूसरा सॉल्ट कौन सा अवेलेबल था, बताया था मैंने लैब में। लैब में कौन सा सॉल्ट अवेलेबल होता है, एमोनियम डाइक्रोमेट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, हीट करते हैं, हीट कर दिया तो क्या होगा, N2 गैस निकलता है और Cr2O3 बनता है। और कितना वाटर बचा इसमें बचा 4H2O, बन गया नाइट्रोजन गैस। फिर तीसरा टाइप ऑफ सॉल्ट क्या बताया था मैंने, एजाइड, ठीक है। तो एजाइड कैसे होता है, एजाइड ऐसे होता है, एक तो सोडियम एजाइड, इसको हीट करेंगे तो सोडियम बनेगा और N2 गैस बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दे देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे, यहाँ पे 3 देंगे। ये प्रीफरेबल नहीं है, क्योंकि जब सोडियम बन जाएगा तो सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, ये एक्सप्लोड करेगा। जब एक्सप्लोड करेगा तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है उसको एनर्जी मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा, और नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा प्रीफरेबल नहीं है, थ्योरेटिकली करेक्ट है। लेकिन जो लैब में हम करते हैं एक्चुअली वो है बेरियम एजाइड लेते हैं। बेरियम एजाइड को हम हीट करते हैं और ये बनता है बेरियम प्लस 2N3N2। तो टास्क क्या है, मैंने पूरे वीडियो में कुछ टास्क बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रोजन का और बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन का, ठीक है, वो केल्विन में दिया हुआ है, इसको आपको डिग्री सी में चेंज करना है। ये मैंने पहला टास्क दिया है। दूसरा एक और टास्क मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, और हो सकता है कि मैं कुछ क्विजेस भी डाल दूं, ठीक है। जब आप ये टॉपिक एक बार अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो फिर दोबारा इस वीडियो में आप आएंगे, तब तक मैं क्विज क्रिएट कर चुका हुआ हूँ। अभी तो मैं सिर्फ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जब 1-2 दिन के बाद आप वापस इस वीडियो को दोबारा देखेंगे एक बार, तो उस समय एक क्विज मैं अपलोड कर दूंगा, तो उस क्विज से आपको पता चल जाएगा कितना आपको याद है, ठीक है। इसका वर्कशीट भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे लगे रहिए, सिर्फ एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब कोई ड्यूटी थोड़ी कर रहे हैं आप कि वीडियो देखना है बस एक बार, है ना। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको, उसके लिए एंगेज लर्निंग करना पड़ेगा। यू ऑलवेज रिवाइज, रिमेंबर एंड देन रिकॉल। रिवाइज करेंगे तो रिमेंबर होगा, रिमेंबर होगा तो रिकॉल होगा, ठीक है। रिवाइज नहीं करेंगे तो रिमेंबर नहीं होगा, रिमेंबर नहीं करेंगे तो रिकॉल नहीं होगा, रिकॉल नहीं होगा तो आप एग्जाम में लिख नहीं सकते। इसलिए आप revisit this video and in the description box you will find that some Google quiz will be there. So you know in the form of Google form के जरिए मैं कुछ क्विज डालूंगा, तो उस क्विज को भी आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एंड दिस इज द कॉल फॉर एक्शन। द कॉल फॉर एक्शन इज दैट, अभी मैंने जो प्रोसेस बताया आपको इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन, जो लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग अमोनियम क्लोराइड बताया है आपको, क्या आप इसका एक लेबोरेटरी सेटअप बना सकते हैं। मतलब आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, उसमें अमोनियम क्लोराइड रखना है, उसमें सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन डालना है, डिलीवरी ट्यूब को पास करना है H2SO4 से, और इस प्रकार से आपको एक लेबोरेटरी सेटअप बनाना है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बनाएं और डायग्राम बनाने के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट
कमेंट सेक्शन में आप मुझे 77.2 केल्विन और 90 केल्विन को डिग्री सी में चेंज करके बताएं, ठीक है। और एक और कॉल फॉर एक्शन ये है कि कुछ नोट्स मैं गूगल डॉक के लिंक के हिसाब से, गूगल डॉक है ना, जैसे कि MS वर्ड होता है, MS वर्ड की तरह गूगल डॉक होता है, गूगल डॉक का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोस्ट ऑफ यू आर लाइक टेक सेवी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता होगा गूगल डॉक क्या होता है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। लेकिन एक गुजारिश है कि नोट्स पे निर्भर मत करिए। नोट्स आपको 60% दिला सकता है, 70% दिला सकता है, 90% भी दिला सकता है, बहुत रिच नोट्स होगा तो, और आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो। लेकिन सबसे अच्छा नोट्स है NCERT का बुक। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं, अगर आप AISSCE का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो NCERT का बुक जो है वो बेस्ट है। 50 बुक को 50 नोट्स को यहाँ वहाँ देखने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आप कॉन्फाइंड रहिए, ज़्यादा कंफ्यूजन मत करिए, फोकस्ड रहिए, और NCERT का बिटवीन द लाइन्स कॉन्सेप्ट, मतलब लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए, ठीक है। आप देखिए, मैं छोटा छोटा टॉपिक को इतना इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं चाहता तो माइंड मैप बोर्ड पे बना के प्रिपरेशन के साथ प्रॉपर्टीज भी खत्म कर देता, और ऐसे करके टॉपिक खत्म हो जाता। मैं टॉपिक को खत्म नहीं कर रहा, मैं एक एक टॉपिक को आपके दिमाग के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज see this video till the end, and in between wherever I have asked you for doing something, do that. All right, okay. And also keep me following in the description box. Just don't see the video in description box, there should be something. All right, in comment section also you can write. Also you can write in my personal WhatsApp group. You know when to write in personal WhatsApp group, and you know when to write in the comment section, isn't it? All right, thank you everyone.